क्या ईरान में कभी भी सत्ता बदली जा सकती है? अमेरिका ईरानी रिजीम को बदलने के लिए कई कोशिशें कर चुका है। सैंक्शन लगाए ताकि ईरान के लोगों को परेशानियों में डालकर विद्रोह करने के लिए उकसाया जाए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे भयानक हमला किया हुआ है। उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार दिया। उन्हें लगा कि सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो रिजीम खुद ब खुद ढह जाएगी, लेकिन यहाँ भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उन्हें लगा सुप्रीम लीडर के ना होने पर अगर टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो रिजीम अपने आप खत्म हो जाएगी। अली शामखानी, मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, जनरल अब्दुल रहीम मुसावी, ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे, अली लारीजानी और गुलाम रजा सुलेमानी जैसे टॉप लीडर को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी सत्ता कायम है। अब सवाल ये, क्या वाकई ईरान में सत्ता पलटना पॉसिबल है? अगर है, तब तक इजराइल और अमेरिका कामयाब क्यों नहीं हो पाए? और अगर नहीं है तो चैलेंजेस क्या क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को, उसके दर्शन को, उसकी सोच को, उसके जज्बे को, उसके शौर्य, वीरता, स्वाभिमान को खत्म नहीं कर सकते। टॉपिक पर आगे बढ़ूं उससे पहले एक वर्ड रिजीम के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा और आप इसे अक्सर सुनते भी रहते हैं। खास करके वेस्टर्न रीजन के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। जो ईरान के दुश्मन है, ईरान के लिए उनके दिलो दिमाग में नफरत भरी हुई है, वो रिजीम वर्ड बार बार रिपीट करते हैं। देखिए, ईरान के लोग अपनी सरकार को ईरानियन रिजीम नहीं कहते, बल्कि जमहूरिये इस्लामी ईरान कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल ईरानियन रिजीम कहते हैं। रिजीम शब्द का इस्तेमाल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में किसी देश के गवर्नेंस सिस्टम के लिए किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिजीम वर्ड निगेटिव पर्सपेक्टिव के लिए खूब यूज होता है। मान लीजिए किसी देश की गवर्नमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इलीगल मान ली गई, उसे एक्सेप्टेंस नहीं दी गई, तो उस सरकार को रिजीम कहकर कोट किया जाता है। क्योंकि ईरान की इस्लामिक सत्ता को अमेरिका और इजराइल, यहां तक कि कई और यूरोपीय देश भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और उसे ईरानियन रिजीम कहते हैं। इस वीडियो में हम भी जहां जहां रिजीम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब अमेरिका और इजराइल की सोच के मुताबिक उनका एक्शन होगा, जबकि बाकी जगह इस्लामिक रिपब्लिक वर्ड इस्तेमाल होगा। अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ईरान में रिजीम चेंज पॉसिबल क्यों नहीं है, इसके एक एक रीजन को डीपली समझते हैं। नंबर 1, इस्लामिक रिपब्लिक। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी है। देखिए, ईरान का जो पूरा रूलिंग स्ट्रक्चर है एक कॉमन आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। उनका बेस इतना मजबूत है कि बाहरी ताकत के इंटरवीन करने के बावजूद ये डगमगाता नहीं है। यह आइडियोलॉजी साल 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से निकली हुई है, जो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बल्कि रिलीजियस एथिक्स पर बेस्ड है। 1979 में ईरान के अंदर से पहलवी डायनेस्टी को उखाड़कर फेंकने के बाद जब इस्लामिक रिपब्लिक आया तो सबसे पहले उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर काम किया, एक ऐसे सिस्टम पर जो सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द ना घूमे। पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी अगर चाहते तो सब कुछ उनके हाथ में था, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, वो डिक्टेटर की तरह रूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक नई आइडियोलॉजी तैयार करी और उसे नाम दिया विलायत फकीह। इसमें दो वर्ड है, विलायत और फकीह। आसान भाषा में आपको बताएं तो विलायत का मतलब होता है गवर्नेंस, जिसके तहत कानून बनाना, उसे लागू करना, सोसाइटी को सही डायरेक्शन में ले जाना, उसकी देखभाल करना, सब कुछ विलायत के अंडर आता है। ये इस्लामिक रूलिंग का एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब सवाल ये सब करेगा कौन? तो इसके लिए दूसरा वर्ड है फकीह। ये एक अरबिक वर्ड है और फिका यानी इस्लामिक कानून से निकला है, जहां फकीह का मतलब है इस्लामिक कानून की मुकम्मल जानकारी रखने वाला। फकीह वो इंसान होता है जो इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक लॉज की गहरी समझ रखता हो। इस्लाम मानने वालों में एक बिलीव है कि एक वक्त आएगा जब इमाम मेहंदी आएंगे, एक जंग होगी और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद इसी बिलीव को बेस बनाया गया और विलायत फकीह सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके तहत जब तक इमाम मेहंदी आ नहीं जाते तब तक ईरान की सत्ता, ईरान की पावर एक ऐसे इंसान के हाथ में होगी जो विलायत और फकीह दोनों पैरामीटर में फिट बैठता हो, यानी इस्लामिक लॉज, इस्लामिक शरिया का जानकार भी हो और गवर्नेंस की समझ भी रखता हो। ईरान की ये आइडियोलॉजी ईरान के लोगों के दिलों में बस गई। उन्हें यह बेहद पसंद आया कि कोई काबिल इंसान उन्हें रास्ता दिखाएगा, उन पर रूल करेगा, और इसी आइडियोलॉजी से एक रिलीजियस और पॉलिटिकल पोस्ट बनाई गई सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई, उन्हें ईरान के संविधान से ऊपर रखा गया, आर्मी, जुडिशरी, मीडिया सब कुछ इनके कंट्रोल में दे दिया गया। अब जो भी विलायत फकीह के तहत काबिल होगा वो सुप्रीम लीडर बनेगा। कौन बनेगा, कैसे चुना जाएगा, ये ईरान का अपना एक शूरा सिस्टम है, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। बस आप इतना जान लें कि ये आइडियोलॉजिकल सिस्टम इतना प्रैक्टिकल है कि अगर सुप्रीम लीडर को कुछ हो जाता है, वो किसी हाथ से या किसी साजिश का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी जगह कोई दूसरा विलायत और फकीह का जिम्मेदार
तुरंत सुप्रीम लीडर चुन लिया जाएगा। 3 जून 1989 को जब पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इंतकाल कर गए तो अगले 24 घंटे में ही 4 जून 1989 को विलायत फकीह के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई सुप्रीम लीडर चुन लिए जाते हैं। कोई देरी नहीं करी गई, ना बहुत ज्यादा बवाल हुआ, किसी को इतना गैप ही नहीं मिला कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी जा सके। अब आप इसका असर देखिए कैसे ईरान के अंदर उनका ये आइडियोलॉजिकल सिस्टम अमेरिका और इजराइल के रिजीम चेंज वाले सपने के बीच एक चैलेंज बना हुआ है। आपको तो ये पता ही होगा कि साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया। इजराइल और लगभग पूरा यूरोप अमेरिका के साथ इराक वॉर में कूद गया। इराक में भयंकर तबाही मचाई गई, सद्दाम हुसैन को कमजोर किया गया, लेकिन फिर भी सद्दाम की सत्ता कायम रही। लेकिन जैसे ही सद्दाम अमेरिका के पकड़ में आए, इराक में सब कुछ बदल गया। सद्दाम की सरकार गिर गई और इराक का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बिखर सा गया। साल 2011 में लगभग यही काम लीबिया में हुआ। कर्नल गद्दाफी अमेरिका और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए मुसीबत बनने लगे। क्योंकि लीबिया की पब्लिक गद्दाफी के साथ थी, आसानी से सरकार बदलना आसान नहीं था, इसलिए पहले CIA की मदद से लीबिया में भयंकर प्रोटेस्ट की कहानी रची गई और फाइनली कर्नल गद्दाफी को मार दिया गया। गद्दाफी के मौत के बाद लीबिया का भी पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाता है। फिर अभी हाल ही में आपने वेनेजुएला देखा, कैसे अमेरिका ने मादुरो को उठा लिया और वेनेजुएला के रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठ गया। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल है जो अमेरिका और इजराइल के लिए एक उम्मीद की तरीके काम करते हैं। उन्हें लगा अगर इसी तरह ईरान में भी ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया जाए तो सत्ता लड़खड़ा जाएगी और उनका रिजीम चेंज वाला सपना बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर अटैक किया तो सबसे पहले सैयद अली खामेनी को निशाना बनाया। वो उसमें कामयाब भी हो गए। ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, लेकिन ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक और मजबूती के साथ अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने ताबड़तोड़ विलायत फकीह सिस्टम के तहत मुस्तफा खामेनी को अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। खामेनी की मौत के बाद भी ईरान की सत्ता जैसे थी वैसे ही बनी रही। अमेरिका और इजराइल का रिजीम चेंज वाला सपना बस सपना ही बना रहा। यानी सुप्रीम लीडर को खत्म करने के बाद, टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद भी वो ईरान की सत्ता नहीं बदल पाए। नंबर 2, अमेरिका को लगा कि ईरान को इकोनॉमिक चोट देकर रिजीम बदली जा सकती है। अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन ईरान के खिलाफ इन लोगों ने सैंक्शन को एक हथियार के तरीके इस्तेमाल किया। कई तरह के सैंक्शन लगाए गए। ईरान तेल नहीं बेच सकता, पिस्ता नहीं बेच सकता, कारपेट नहीं बेच सकता, पेमेंट नहीं रिसीव करता, जैसे कई सैंक्शन लगा दिए गए। अमेरिका और इजराइल की सोच थी ऑयल एम्बार्गो और बैंकिंग सैंक्शन की वजह से ईरान की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी और जनता सड़कों पर उतरकर सरकार गिरा देगी। इस तरह उनका रिजीम चेंज वाला सपना आसानी से पूरा हो जाएगा। साल 2018 में ट्रंप ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं। मकसद होता है ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को ऑलमोस्ट जीरो कर देना, जिससे ईरान में 40% ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और पब्लिक सड़कों पर निकलकर सरकार गिरा देगी। हालांकि इसका असर भी दिखता है। जहां ईरान पर डे 2.5 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता था, वो सैंक्शन के बाद घटकर 0.5 मिलियन बैरल पर आ गया। ईरान की इकोनॉमी 10 से 15% सिकुड़ गई और महंगाई 50% से ऊपर निकल जाती है। खुद इंडिया, जो ईरान से पर मंथ लगभग 2.5 बिलियन टन बैरल ऑयल खरीदता था, ईरान का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था, सैंक्शन के बाद ईरान से तेल लेना ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम तो थी, जिसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इसे रेजिस्टेंस इकोनॉमी कहते हैं। ईरान के लोगों को यह बताया और समझाया जाता है कि आत्मनिर्भर होकर इस चैलेंज को पार किया जा सकता है। लोगों के अंदर नेशन प्राइड और इकोनॉमिक जिहाद जैसी सोच पैदा करी जाती है। हालांकि कुछ लोग सड़क पर आते हैं, लेकिन ईरान उसे अच्छे से मैनेज कर लेता है। अच्छा, ईरान में कई प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लेकिन हर बार ईरान उसे कंट्रोल कर लेता है। कैसे करता है यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईरान कैसे रिजीम चेंज के सपने को सपना बना देता है, अभी आगे आपको बताएंगे। सैंक्शन ने ईरान को परेशान किया, लेकिन ईरान के 2 सबसे इंपॉर्टेंट साथी, 2 सबसे बड़े भाई, दोस्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, आप कुछ भी कह सकते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। रशिया और चाइना। चाइना और रशिया ये दोनों अमेरिका के सैंक्शन को नहीं मानते। ईरान अपने ऑयल एक्सपोर्ट का 90% ऑयल चाइना को बेचता है। रूस हथियार और ट्रेड में ईरान की भरपूर मदद करता है। साल 2021 में ईरान और चाइना के बीच $400 बिलियन की डील साइन करी जाती है। चाइना का यह सपोर्ट ईरान को इकोनॉमिक लाइफलाइन देता है और ईरान यहां भी अमेरिका के सैंक्शन को मात देकर उनके रिजीम चेंज वाले सपने को सपना बना देता है। अच्छा, एक चीज आप और जान लें, ये वो डील है जो दुनिया की नजर में लीगल है, लेकिन ईरान सैंक्शन के बाद एक और रास्ता अपनाता है, जिसमें वो शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए पर डे 1.5 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता है और लगभग $35 बिलियन की कमाई करता है। शिप टू शिप ट्रांसफर का मतलब शिप का नाम और उसकी पहचान बदलकर। इस काम में ईरान की एक विंग ने कैसे भूमिका निभाई है, अभी आगे आपको बताएंगे। अमेरिका और इजराइल जो ये सोच रहे थे कि इस सैंक्शन के जरिए ईरान की रिजीम बदल देंगे, उनका ये सपना भी महज सपना बनकर रह गया।
वो इसमें भी कामयाब नहीं हुए। नंबर 3, ईरान का रेजिस्टेंस नेटवर्क वाला मकर जाल और खुद ईरान के अंदर अलग अलग काम के लिए अलग अलग ग्रुप। जैसा भी आपको बताया, ईरान का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आइडियोलॉजिकल बेस पर टिका हुआ है, जहां इन्होंने उसी आइडियोलॉजी के बेस पर अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। आप एक नाम बहुत बार सुनते होंगे, IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ये ईरान की सबसे पावरफुल आर्म सिक्योरिटी फोर्स है, जिसमें लगभग 1,25,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। ये ईरान की इकोनॉमी, मिलिट्री और इंटेलिजेंस सब कुछ संभालता है। ये सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। अब आप IRGC की स्ट्रेटजी देखो। जाहिर सी बात है, IRGC कोई सुपर पावर तो है नहीं कि सब कुछ अकेले ही कर ले, और ऐसा भी नहीं है कि हर सेक्टर में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लिया जाए, हर चीज के लिए ऑर्डर लेना पड़े और एक्शन में डिले हो जाए। ऐसा कोई नेटवर्क ना बने, उसके लिए खुद IRGC ने अपना अलग अलग विंग्स बनाया हुआ है। आज ईरान मिसाइल ड्रोन के मामले में कितनी ताकत रखता है, यह खुद अमेरिका और इजराइल को नहीं पता है। ईरान पिछले 1 महीने से जिस तरीके अटैकिंग स्टाइल में वॉर लड़ रहा है, उसने सबको हैरान कर दिया है। आज जो भी ईरान नए नए हथियार निकाल रहा है, उसके पीछे IRGC की एक विंग है, IRGC एरोस्पेस फोर्स। यह ग्रुप ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को मैनेज और ऑपरेट करता है। आज जो ईरान ताबड़तोड़ बगैर टाइम ये रिटेलिएट कर रहा है, उसकी वजह यही एरोस्पेस फोर्स है, जो हमले का जवाब हमले से देती है और ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को बाहरी हमले से बचाती है। IRGC की दूसरी विंग है बासिज पैरामिलिट्री फोर्स। ये भी IRGC की एक इंपॉर्टेंट विंग है। इनके पास करीब 10 लाख वॉलंटियर्स हैं। इनका काम है ईरान के अंदर चल रहे उन मामलों में दखल देना, उसे कंट्रोल करना, जिससे इस्लामिक रिपब्लिक को खतरा पैदा हो सके। आप यहां पर गौर करें, अभी आपको बताया था कि अमेरिका और इजराइल ने भरपूर कोशिश करी कि ईरान की जनता को भड़का के प्रोटेस्ट के जरिए ईरानियन रिजीम को बदला जाए। प्रोटेस्ट भी हुए। 2009 का ग्रीन मूवमेंट ईरान की सत्ता के लिए बड़ी मुसीबत भी बन गया था। इसी तरह ईरान में कई बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल का रिजीम चेंज वाला सपना कभी पूरा नहीं हुआ। वजह है यही बासिज पैरामिलिट्री फोर्स। ये ग्राउंड पर रहकर बड़ी समझदारी से फ्रिंज एलिमेंट को पकड़ते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, एक्शन लेते हैं और प्रोटेस्ट को खत्म करा देते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक के लिए ये एक ऐसे सिपाही है जिस पर उन्हें अंधा यकीन है कि अगर कोई ईरान के अंदर रहकर रिजीम बदलने की कोशिश करेगा और सत्ता बदल भी जाती है, तो फौरी तौर पर यही बासिज फोर्स ईरान की सत्ता संभाल लेगी। IRGC की तीसरी इंपॉर्टेंट विंग है इकोनॉमिक विंग खत्मल अंबिया। इनका काम है ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को इकोनॉमिक बैकबोन देना। ये ईरान की करीब 50% GDP को कंट्रोल करते हैं। ऑयल प्रोजेक्ट में इनका अहम रोल होता है। सैंक्शन को पार कर जाना, ईरान की इकोनॉमी के लिए नए नए टेक्निक का इस्तेमाल करना, सब कुछ इसी विंग के जरिए किया जाता है। अभी आपको बताया था कैसे शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए ईरान पर डे 1.5 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता था और $35 बिलियन की कमाई करी। उसके पीछे यही खत्मल अंबिया का हाथ था। IRGC की चौथी और एक और इंपॉर्टेंट विंग है जो ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को इंटरनेशनल लेवल पर ताकत देती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। नाम है कुद्स फोर्स। आप इतना तो जानते हैं कि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने रेजिस्टेंस ग्रुप खड़े किए हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हौती, इराक में PMF और भी कई तरह के ग्रुप ईरान की मदद से पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं। और इनको मदद, फिर वो फंड हो, वेपन हो या फिर ट्रेनिंग, सब कुछ कुद्स फोर्स के जरिए उन्हें प्रोवाइड करी जाती है। इस फोर्स ने बड़े बड़े कारनामे भी अंजाम दिए हैं। सीरिया में सिविल वॉर होने के बाद भी बशर अल असद सत्ता में बने रहे, उसके पीछे कुद्स फोर्स का सबसे बड़ा हाथ था। और इसका फायदा ईरान को यह होता है कि जब भी कोई बाहरी ताकत ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कोई एक्शन लेती है, जैसे अभी इजराइल और अमेरिका का ईरान पर अटैक चल रहा है, जवाब में ये सभी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक रिपब्लिक के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और एक साथ कई वॉर फ्रंट खुल जाता है। ईरान से लड़ने वाले को ईरान के साथ लड़ाई बहुत महंगी साबित होती है और वो थक हार कर पीछे भाग जाते हैं। ये जितने भी विंग है, सभी का अलग अलग काम है। ये सब IRGC के विंग है। ये IRGC को रिपोर्ट करते हैं और खुद IRGC सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। इस तरह ये सब मिलकर इस्लामिक रिपब्लिक को इंटरनल, एक्सटर्नल और इकोनॉमिक हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। यही वजह है कि ईरान के अंदर रिजीम बदलना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। नंबर 4, डायरेक्ट वॉर। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल अलग अलग तरीके से ईरान में रिजीम बदलने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सब कुछ फेल हुआ है। सैंक्शन लगाए, प्रोटेस्ट करवाया, सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी इस्लामिक रिपब्लिक आज भी कायम है। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ताकत। सबको मार दो, कब्जा कर लो और रिजीम बदल दो। इस बार यही हुआ है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फुल स्केल वॉर की शुरुआत करी। ईरान को मिलिट्रीली, फाइनेंशियली, आइडियोलॉजिकली तौर पर कमजोर करके रिजीम बदलने के प्लान से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान के मिलिट्री बेस, मिसाइल सिटी, न्यूक्लियर साइट, गैस प्लांट, वाटर प्लांट, ऑयल स्टोरेज, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी जैसे 11,000 लोकेशन को टारगेट किया गया। उम्मीद थी पब्लिक मौके का फायदा उठाकर ईरान की सत्ता गिरा देगी और रिजीम चेंज का सपना आसानी से पूरा हो जाएगा। खुद नेतन्याहू
ट्रम्प और ये ईरान का भगोड़ा पहलवी बार बार वीडियो के जरिए ईरान की जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं, उन्हें उकसाया कि वो रोड पर निकले और सत्ता बदल दें। पब्लिक रोड पर तो आई, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक के सपोर्ट में बम गिरते रहे और पब्लिक अल्लाहू अकबर के नारे लगाती रही। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जबरदस्त जवाब दिया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेस इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट को वॉर जोन में तब्दील कर दिया। हिजबुल्लाह, हौथी, पीएमएफ सब एक्टिवेट हो जाते हैं। खुद ट्रम्प ने कहा किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से मिडिल ईस्ट में अरब देशों को निशाना बनाएगा। इसके अलावा ईरान ने दुनिया के एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जिससे दुनिया की इकोनॉमी चरमरा गई। ऑयल और गैस के प्राइस आसमान छूने लगे। इंडिया में कुछ इस तरह से लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े दिखाई दिए। अब हालात ये है कि रिजीम चेंज तो छोड़ो, पूरी दुनिया ट्रम्प और नेतन्याहू को कोसने लगी। खुद अमेरिका में पब्लिक सड़कों पर आ गई, इजराइल में लोग प्रोटेस्ट करने लगे। जो अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज के नाम पर डायरेक्ट वॉर में कूद पड़े थे, अब खुद उनके ही देश में उनकी सत्ता रहेगी या फिर नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक था, इस्लामिक रिपब्लिक है और उम्मीद है इस्लामिक रिपब्लिक आगे भी रहेगा। अमेरिका और इजराइल सुपर पावर होने के बाद भी ईरानियन रिजीम बदल नहीं पाए। वजह यही कुछ पॉइंट है जो अभी आपको बताया। ईरान को हराना सिर्फ एक देश को हराना नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम को तोड़ना है, एक ऐसी आइडियोलॉजी को खत्म करना है जो वॉर, प्रेशर और साजिश तीनों में सरवाइव करना जानती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से जो वीडियोस नहीं आ पा रही है उसके पीछे कई तरह की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।